हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं साइंस, जो कि कक्षा 7 की ये बुक है। SCERT की ये बुक है जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है। और ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो इन बुक से ही आपको मिलने वाले हैं। तो सभी बुक्स ज़रूर पढ़ें, और इसीलिए ये बुक्स के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप लोगों के लिए अपलोड किए जा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो चैप्टर 8 है, जिसका नाम है जीवों में श्वसन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भी आप व्यायाम करने, तेज़ दौड़ने और कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने और भारी वजन उठाने जैसे कार्यों को करने से क्या होता है, हमारी सांसें तेज़ तेज़ चलने लगती हैं, हम हाँफने लगते हैं। लर्नर्स अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना, अगर आप सुपर टेट की तैयारी करने जा रहे हैं या सुपर टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप एम सुपर टेट 2021 के कंप्लीट बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अनअकैडमी लेकर आया है टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलकर, जो आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे जो कि आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैथ्स एंड रीजनिंग, हिंदी, लाइफ एंड टेक स्किल्स, साइंस, जीके एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश, EVS एंड SST, संस्कृत, CDP एंड कंप्यूटर। हर एक सब्जेक्ट जो सुपर टेट में पूछा जाता है, सारा सिलेबस जो है आपका कवर होगा इस कोर्स में, जो कि 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप आज ही एनरोल करवा सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीड प्राइमरी लेवल का कोर्स भी स्टार्ट किया गया है, और ये 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको प्राइमरी लेवल के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सीटेट की तैयारी आप लोगों की अभी अधूरी रह गई है, तो आपका लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया है अनअकैडमी, जो कि आपको पढ़ाएंगी हिमांशी सिंह। और ये सीटेट 2021 के लिए है, जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं और जनवरी 30 तक ये चलेंगी। इसका जो टाइमिंग है लाइव क्लास का वो है 5 बजे का, तो आप इसको अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आप रेफरल कोड या अनलॉक कोड जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप उसमें प्रतीक्षा टेट ज़रूर लिखें, जिससे कि आपकी जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट हैं, क्विजेज़ हैं, या फिर आप किसी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप प्रतीक्षा टेट ज़रूर लिखें। और इसके अलावा अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी कोर्स को परचेज़ करते हैं, तो उसका जो प्राइस है टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का, वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपको कितने महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको बस एक बार ही पे करना है उस मंथ्स के लिए, और उन मंथ्स में जितने भी कोर्स या जितने भी बैच स्टार्ट होंगे, जितने भी एजुकेटर्स के द्वारा, आप उन सभी कोर्स को पढ़ सकते हैं। आपको हर एक कोर्स के लिए, हर एक बैच कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना पड़ेगा। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, ओनली वन सब्जेक्ट। दरअसल सांस लेना एक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण की वायु शरीर में प्रवेश करती है। तो यहाँ हम थोड़ा सा श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। वातावरण में ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन या निश्वसन, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन कहते हैं। इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निश्वसन या एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। अतः श्वसन और उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग कहलाती है। यानी कि जो सांस बाहर छोड़ना और सांस अंदर लेना, सांस लेना और बाहर छोड़ना जो कहलाया जाता है, उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। आपने सुना भी होगा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। दरअसल श्वासोच्छ्वास भी श्वसन क्रिया का एक अंग मात्र है। श्वसन की पूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार है। अंतः श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित करती है।
इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे ही हम श्वसन कहते हैं। श्वसन दर। क्या आपको मालूम है कि एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता और छोड़ता है उस दर को श्वसन दर कहते हैं। सामान्य स्थिति यानी कि विरामावस्था में व्यक्ति औसतन 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता एवं छोड़ता है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट भी है। इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में देख सकते हैं। अधिक श्रम वाला कार्य करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे दौड़ते हैं, कसरत करते हैं या सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हैं, तो आपकी श्वसन दर सामान्य रहती है या बढ़ जाती है, ये आप चेक कर सकते हैं। अंतः श्वसन और निःश्वसन में वायु की मात्रा को नापना श्वास मापन कहलाता है। इसे श्वास मापी यंत्र स्पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है। तो श्वास का मापन किसके द्वारा किया जाता है, किस यंत्र के द्वारा? तो स्पायरोमीटर इसका आंसर होगा। श्वसन की आवश्यकता पढ़ लेते हैं। जरा सोचें, अंतः श्वसन में ली जाने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया पौधों में होती है वहाँ से जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और वही ऑक्सीजन हमें सांस लेने में काम आती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो निरंतरता है वो बनी रहती है। शरीर में सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होती हैं। इसके लिए ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन के विखंडन से प्राप्त होती है। जो भोजन का विखंडन है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना भोजन का विखंडन कहलाया जाता है। कोशिका के अंदर भोजन यानी कि ग्लूकोज श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है और उसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो कि हम ग्रहण कर रहे हैं, ग्लूकोज हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से मिलती है। तो वो दोनों मिलकर हमारे अंदर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जल बनाते हैं और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जल और ऊर्जा तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है ही। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतरता है वो बनी रहती है। मानव का श्वसन तंत्र पढ़ लेते हैं। श्वसन तंत्र में निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं: नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिया गया है। नासाद्वार जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे चेहरे पर मुख द्वार तथा माथे के एवं दोनों आँखों के बीच उभरी हुई संरचना को नासिका कहते हैं। नासिका के आगे वाले उभरे भाग के इधर उधर 2 अंडाकार बाह्य नाय छिद्र होते हैं जिन्हें नासाद्वार कहते हैं। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर नोज की बात की जा रही है। नासागुहा, नासिका की गुहा को नासागुहा या नासिका गुहा कहते हैं। नासागुहा की दीवार पर छोटे छोटे श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। इसके बाद ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है? नासागुहा पीछे की ओर एक नलीनुमा संरचना में खुलती है जिसे ग्रसनी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है ग्रसनी। देन श्वास नली। श्वास नली नलिका जैसी संरचना होती है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे श्वसनिया कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में खुलती है। श्वास नली के बाहरी सतह पर सी की आकृति के छल्ले जैसी संरचनाएं होती हैं। ये श्वास नली और श्वसनियों को आपस में चिपकने से रोकती हैं ताकि इनमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके। फिर है फेफड़े। अपने सीने पर दोनों हाथ रखिए और अनुभव करिए क्या हो रहा है। आपका सीना सांस लेते समय फैल रहा है और छोड़ते समय पिचक रहा है।
यह फूलने पिचकने की क्रिया वास्तव में कहाँ हो रही है? ये क्रिया फेफड़ों में हो रही है। फेफड़े शंकु के आकार की रचना है। वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक एक यानी कि दाएं और बाएं फेफड़े होते हैं। श्वसनियाँ फेफड़ों के भीतर महीन महीन असंख्य वायु कुपिकाओं में खुलती है। दरअसल वायु कुपिकाएं ही वे स्थान है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। श्लेष्म ग्रंथियों द्वारा स्रावित चिपचिपा लसदार पदार्थ होता है जो नासा द्वार को नम और लसदार बनाए रखता है। अंततः श्वसन में ली गई वायु के साथ आए हानिकारक जीवाणु और धूल कण आदि श्लेष्म में चिपककर नासिका रोम में फंसे रह जाते हैं और आगे नहीं जा पाते हैं। ग्रसनी और श्वास नली के प्रवेश द्वार पर एक पत्ती नुमा ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जो खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो कितनी सारी काम की बातें हमें पता चली हैं इस SCERT की बुक से। अंततः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन युक्त वायु नासा द्वार से होकर नासा गुहा में प्रवेश करती है और नासा गुहा से होते हुए वायु ग्रसनी में पहुंचती है। ग्रसनी से होते हुए वायु श्वास नली की दोनों शाखाओं दाएं श्वसनी और बाएं श्वसनी के द्वारा दाएं और बाएं फेफड़े में जाती है। तो ये क्रम है सांस के अंदर यानी कि ऑक्सीजन के अंदर जाने का और बाहर आने का। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं जिसके आधार पर प्रदान करने के लिए एक पेशी परत डायाफ्राम होती है और डायाफ्राम अंतः श्वसन के समय नीचे की ओर गति करती है। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर हमने सांस कैसे बाहर छोड़ी जाती है, ली जाती है, मतलब ऑक्सीजन कैसे हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी। थोड़ा सा और जानते हैं, कुछ और भी जानें। जब आप दौड़ते या भारी काम करते हैं तब आपकी ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो जाती है और इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए आपको अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब आप हाँफते हैं तब मुंह खुल जाता है और आप मुंह से सांस लेकर अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते हैं। तो ये सभी के साथ होता है। तो यहाँ ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा अंतर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, एक बार ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद हम अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया और श्वसन अंग पर पहुँचते हैं कि श्वसन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है और जीव जंतुओं में मनुष्य की भांति श्वसन अंग होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो बहुकोशिक जीव होते हैं जैसे केंचुए में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? त्वचा के द्वारा होती है, ध्यान रखें। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। कॉकरोच और अन्य कीटों में श्वसन के लिए उनके शरीर पर पार्श्व भाग में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं और ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाए जाते हैं। मेढक जल तथा स्थल दोनों में पाए जाने वाला जंतु है और इसमें श्वसन क्रिया फेफड़ों और त्वचा के द्वारा होती है। जलीय जो जीव हैं जैसे मछली में श्वसन के लिए एक विशेष अंग क्लोम या फिर गलफड़े गिल्स जिन्हें हम कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये होते हैं जिससे कि मछलियाँ सांस लेती हैं। जलीय जंतु में श्वसन क्रिया गलफड़ों द्वारा ही होती है। पौधों का श्वसन हम कल पढ़ चुके हैं कि पौधे कैसे काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधों में सांस लेने और छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह अंग नहीं होते बल्कि पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र यानी कि स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमेटा से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है तथा ऑक्सीजन बाहर मुक्त हो जाती है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का अनुपात संतुलित रहता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक क्षण जंतु और पौधों में होती रहती है। तो आपने सुना होगा कि पहले बोला जाता था या अभी भी बोला जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए या शाम हो जाए तो पेड़ों के नीचे नहीं खेलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो श्वसन की क्रिया होती है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी होगी जब प्रकाश होगा, यानी कि जो पौधे होते हैं वो दिन में ही सांस लेते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन की मुक्ति होती है वो दिन में ही होती है, रात में नहीं हो पाती है। तो वहाँ पर पेड़ों के आसपास
ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि रात में तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो ही नहीं पाती है। तो यहाँ दिया भी है, रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं रहना चाहिए। हमने क्या क्या सीखा? सभी जीव सांस लेते हैं। सांस लेने में वे ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। सांस लेने की क्रिया अंतःश्वसन और सांस छोड़ने की क्रिया उच्छ्वसन कहलाई जाती है। शरीर की गतिविधियों के बढ़ने से श्वसन की दर भी बढ़ जाती है। केंचुए में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है और मछलियों में गलफड़ों के द्वारा। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र, और इन्हीं रंध्रों से गैसों का विनिमय यानी कि आदान प्रदान होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। तो यहाँ हर चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं, तो इसके भी करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, कॉकरोच में श्वसन होता है। तो अभी हमने बिल्कुल पढ़ा है, कॉकरोच में श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वास रंध्रों के द्वारा। तो स्किन पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है? तो यहाँ पर पसलियाँ, फेफड़े, डायाफ्राम या नासाद्वार। तो देखिए, फेफड़ों का भी काम होता है, डायाफ्राम भी पढ़ा था अभी हमने, नासाद्वार से तो श्वास ली जाती है, छोड़ी जाती है। तो तीनों का काम होता है, लेकिन किसका काम नहीं होता है? पसलियों का। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि पसलियाँ होगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन है, सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है श्वास नली में, मुख गुहा में, ग्रसनी में या फेफड़े में। तो सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना जो होती है वो श्वास नली में होती है। ऑप्शन आ जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलूंगी। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।